का नाम एक मोदीलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज के मनी सेंट्रल में कई खबरें पहले शामिल थीं, लेकिन उसके बाद एक बड़ी खबरें आती गईं, जिसकी वजह से पुरानी कुछ खबरों को हटाना पड़ा। आज का मनी सेंट्रल लोडेड है बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी खास खबरों के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं, और आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं, कौन से मुद्दे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आप उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो आज शुरुआत होगी फर्टिलाइजर कंपनियों के निजीकरण की। अब होगा फर्टिलाइजर कंपनियों का निजीकरण। क्यों बिक रही एक के बाद एक बिजली कंपनी, इस पर मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट होगी। ब्लॉक डील पर अचानक सेबी की सख्ती क्यों, इस पर चर्चा होगी। क्या भारत में महंगी होने वाली है गैस, इसके संकेत मिलने लगे हैं। अब बांग्लादेश में बिकेगी अदानी की बिजली, और क्या कच्चे तेल में किसी बड़ी गिरावट का संकेत मिल रहा है, इस सब के बारे में आज अंशुमान जी से चर्चा करेंगे। पहली खबर, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अब सेबी के दरवाजे पर पहुंची है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने आईडीबीआई के लिए सेबी से मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों में 2 साल की छूट मांगी है। मौजूदा नियम क्या है, पहले यह समझिए। मौजूदा नियम के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों के लिए लिस्ट होने के 3 साल के अंदर कम से कम 25% शेयर होल्डिंग जरूरी है। हालांकि लिस्टेड कंपनी अगर सरकारी है तो इस नियम से छूट है। आईडीबीआई बैंक क्योंकि अभी सरकारी कंपनी है और इसका निजीकरण सरकार करना चाहती है, इसके लिए शेयर होल्डिंग नियमों में छूट की मांग कर रही है सेबी से। सर, क्या फायदा होगा इस छूट के मिलने के बाद, और इस छूट का मतलब क्या है? अच्छा, मनी सेंट्रल में सारे दर्शकों का स्वागत है। आईडीबीआई बैंक सरकार के निजीकरण की कोशिशों में सबसे आगे खड़ा हुआ है। सरकार की ये कोशिश है कि इस साल आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया जाए। उसके पीछे कई सारी और भी वजह हैं। सिर्फ यही नहीं कि सरकार को रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि एलआईसी इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और उसका आईपीओ आ चुका और बाजार में सूचीबद्ध है, इसलिए सबसे पहले बिकने वाला बैंक आईडीबीआई बैंक होगा। सेबी का एक नियम है जिसकी तरफ शुभम ने आपसे इशारा किया। वो नियम ये कहता है कि यदि कोई कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है तो उसे अपनी 25% हिस्सेदारी आम लोगों को देनी होगी, जिसे पब्लिक शेयर होल्डिंग कहा जाता है। ये सारी कंपनियों के लिए नियम है। सरकार ने अपनी कंपनियों के लिए इस नियम को बदल दिया था 2021 में, जब एलआईसी की लिस्टिंग कराई गई थी बाजार में, तब इस नियम को बदल कर कहा गया था कि सरकारी कंपनियों पर कानून लागू नहीं होगा, और इसलिए सरकारी कंपनी में करीब 95% सरकार की हिस्सेदारी है। एलआईसी की केवल 5% स्टेक पब्लिक के पास है। अब ये दोबारा आईडीबीआई बैंक सामने आ रहा है, जिसमें सरकार को इस नियम को बदलने के लिए सेबी से बात करनी पड़ी है। इस नियम के मुताबिक कोई भी सूचीबद्ध कंपनी 3 साल के भीतर या तो 25% हिस्सेदारी दे देगी, या 3 साल के भीतर उस सीमा को उसे मानना पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक में 2 बड़े सरकारी हिस्सेदार हैं। परोक्ष रूप से सरकार की हिस्सेदारी करीब 45% है, 45.48%, और एलआईसी दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है, जिसकी हिस्सेदारी 49.24% है, और जिन लोगों की हिस्सेदारी, आम लोगों की हिस्सेदारी केवल 5% है। जो कोशिश हो रही है शुभम, वो ये कि किसी तरह से सेबी को इस बात के लिए राजी किया जाए कि इस समय सीमा को, जो 3 साल की समय सीमा है, इसे 2 साल और बढ़ा दिया जाए। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक बड़े निवेशकों को आईडीबीआई बैंक में निवेश के लिए राजी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो आईडीबीआई बैंक में निवेश करते हैं और उसके तत्काल बाद 3 साल बाद उन्हें अपनी स्टेक बेचनी पड़ सकती है, तो उन्हें बेटर रिटर्न नहीं मिलेंगे। और इस तरह से अगर सेबी ये प्रस्ताव मान लेती है तो आईडीबीआई बैंक में जो भी हिस्सेदारी लेगा उसे कम से कम 5 साल की अवधि मिलेगी, यानी 5 साल तक उसकी बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। और हमें ध्यान रखना जरूरी कि आईडीबीआई बैंक में बड़ी डील की कोशिश सरकार कर रही है, जिसमें कि एक बड़ी हिस्सेदारी 50%, 40%, 45%, 60% तक हिस्सेदारी सरकार और एलआईसी की मिलाकर किसी एक कंपनी को दी जा सके। और इसलिए ये एलआईसी जैसी परिस्थिति लगभग आईडीबीआई बैंक में दिखाई दे रही है। ये घटनाक्रम आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए महत्वपूर्ण होगा। निजीकरण की एक खबर और, खबर यह है कि सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों के निजीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो सरकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर त्रावणकोर और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य फर्टिलाइजर पीएसयू के निजीकरण पर विचार कर रही है, और शुरुआती प्रक्रिया में सरकार को अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सर, सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों का निजीकरण करना क्यों चाहती है? तो मुनाफे वाली कंपनियां हैं। फर्टिलाइजर कंपनियां, जिसको कि अगर हम अंग्रेजी की भाषा में कहें तो लो हैंगिंग फ्रूट हैं, या
ऐसे अवसर हैं जो बिल्कुल सामने रखे हुए हैं, उनको बेचने में कोई मुश्किल नहीं। पहली चीज़ तो ये कि सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियों का बाजार में बड़ा हिस्सा है। दूसरी चीज़, सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां घाटे में नहीं, मुनाफे वाली कंपनियां हैं, तो इन्हें बेहतर ग्राहक मिल सकते हैं। भारत के फर्टिलाइजर मार्केट में निजी कंपनियां पहले से सक्रिय हैं, उनके बड़े ब्रांड हैं, उनके लिए एक किस्म की सिनर्जी इंटीग्रेशन होगा यदि वो सरकारी कंपनियों को खरीदते हैं। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में करीब करीब 9 बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जिसमें FCI, अरावली, जिप्सम मिनरल्स है, फैक्ट है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, मद्रास फर्टिलाइजर है, नेशनल फर्टिलाइजर है, PDIL है, राष्ट्रीय केमिकल्स है एंड फर्टिलाइजर्स है, और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इतना बड़ा सरकारी लाव लश्कर फर्टिलाइजर कंपनियों का है, जबकि उसके पैरेलल भारत में बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां निजी भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सारी फर्टिलाइजर कंपनियों का प्रॉफिट, सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट 2021 का आंकड़ा हमारे पास है, वो करीब 1071 करोड़ रुपए था। केवल ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का घाटा 138 करोड़ रुपए के आसपास था। सदा शो हमें कह रहे हैं कि ये फर्टिलाइजर प्रॉफिट वाला बिजनेस है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि फर्टिलाइजर के बिजनेस में सरकार सब्सिडी देती है, कंपनियां सब्सिडी लेकर सस्ती खाद लोगों को आपूर्ति करती हैं। इसकी कोशिश पिछले साल से शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने जो निजीकरण का या जो नॉन कोर सेक्टर से बाहर निकलने का कार्यक्रम घोषित किया था अपने पिछले 2 बजटों में, उसमें फर्टिलाइजर को सबसे आगे रखा गया था। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट यानी DIPAM है, उसने जिन कंपनियों को बेचने की सूची बनाई थी, उन कंपनियों को बेचने की सूची में फर्टिलाइजर कंपनियां सबसे आगे थी। अब एक बार फिर जबकि बजटों पर दबाव है, वित्त मंत्रालय के पास संसाधनों की कमी है, फर्टिलाइजर मार्केट में सब्सिडी के बर्डन भी सरकार के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो फिर एक बार नए सिरे से कोशिश शुरू हो रही है। कितनी कंपनियां बिकेंगी और भारत की कौन सी निजी कंपनी इन सरकारी कंपनियों को खरीदेगी, इनका वैल्यूएशन क्या होगा, ये आने वाले समय में हमारे लिए देखने वाली बात होगी। अब वक्त हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट इस बात पर है कि क्यों अचानक एक के बाद एक बिजली कंपनियां बिकने लगी हैं। बिजली का बाजार इन दिनों बोलियों से गुलजार है। बोलियां संकट में फंसे पावर प्लांट्स को खरीदने की, बोलियां उन कंपनियों की तरफ से जिनकी जेब भारी है, यानी बैलेंस शीट में नकदी है। बीते लगभग 30 दिन में 32,000 करोड़ के सौदे परवान चढ़ गए। सबसे पहले नजर इन सौदों पर। सिंगापुर की सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज ने अपने भारत के 2 प्लांट्स को 11,700 करोड़ रुपए में बेचा। 2600 मेगावाट की क्षमता वाले इन प्लांट्स को ओमान की तनवीर इंफ्रा ने खरीदा है। अदानी पावर ने DB पावर के साथ हाल फिलहाल की सबसे महंगी डील की। सौदा 6 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की वैल्यूएशन का हुआ। कुल 7,017 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1200 मेगावाट के थर्मल पावर क्षमता वाले प्लांट्स के लिए यह समझौता हुआ। रिलायंस और अदानी ग्रुप लैंको इंफ्रा के अमरटक पावर प्लांट को खरीदने के लिए IBC में आमने सामने हैं। इस कंपनी पर बैंकों का 16,604 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जबकि रिलायंस की तरफ से बोली सिर्फ 1,960 करोड़ रुपए की लगाई गई है। अदानी ग्रुप की बोली 1,800 करोड़ रुपए की है। इससे पहले NTPC ने IBC के जरिए 925 करोड़ में झाबुआ का 600 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट खरीदा। इसके अलावा JSW एनर्जी ने अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण करते हुए मित्रा एनर्जी के रिन्यूअल पोर्टफोलियो को 10,530 करोड़ की वैल्यूएशन पर खरीदा है। अब सवाल ये कि अचानक इस समय पावर क्षेत्र में इतने सौदे हो क्यों रहे हैं? तो ये गुत्थी सुलझाई इलारा कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रुपेश संखे ने। वे कहते हैं कि कोविड के बाद बीते 6 से 8 महीने में NCLT में सुनवाई तेजी से हो रही है। कोविड के समय दिवालिया प्रक्रिया में धीमापन आ गया था। इसके अलावा देश में बिजली की मांग में 10 से 12% की बढ़त है और ये तेजी अगले 2 से 3 साल जारी रहने की उम्मीद है। अब जब बिजली की मांग है तो बड़ी कंपनियां संकट में फंसी कंपनियों को खरीदकर इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। रुपेश एक और अहम बात कहते हैं, मौजूदा समय में कंपनियां तकरीबन 50% डिस्काउंट पर मिल रही है। जिन कंपनियों के पास सारे अप्रूवल्स हैं और अच्छी संपत्तियां हैं, उनके लिए बड़ी कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं। IBC के रास्ते बिकने वाली कंपनियों में बैंकों को तगड़ी मार पड़ना तय है, लेकिन चुनिंदा कंपनियों के लिए ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध पावर कंपनियों ने बीते 1 साल में निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। पावर इंडेक्स बीते 1 साल में करीब 80% चढ़ा है। पावर क्षेत्र में बदलते समीकरण चुनिंदा कंपनियों पर निवेश के लिए और आकर्षित कर सकते हैं।
मनी 9 के लिए शुभम शंखधर की रिपोर्ट। सर क्या बिका, किसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, ये तो इस पैकेज ने बता दिया, लेकिन सर पावर कंपनियों का बिकना अच्छी खबर है, संकेत अच्छे हैं या खराब? शुभम, दोनों तरफ से देख सकते हैं। 32,000 करोड़ रुपए की डील्स केवल 30 दिन के अंदर, यही हमारे पैकेज ने बताया। 32,000 करोड़ रुपए की डील्स भारत के बिजली सेक्टर में हुई और पिछले 10-12 साल के इतिहास में भारत में किसी भी एक सेक्टर में एक मुश्त इतनी बड़ी डील्स, टेक ओवर, अधिग्रहण, बिकवाली शायद हमने नहीं देखी है। अब इसका अच्छा और बुरा दोनों पहलू देख सकते हैं। अच्छा पहलू यह है कि इन कंपनियों को ग्राहक मिल रहे हैं, भारत में बिजली का बाजार लगातार ग्रो कर रहा है, तो जिनके पास पैसे हैं, जिन्हें बैंकों से फिनांस मिल रहा है, वो इन्हें टेक ओवर कर रहे हैं। और इसमें भारत में अडानी और अब तो अंबानी ग्रुप भी आगे आया है, जो कि थर्मल पावर में आगे जा रहा है। इसका जो चैलेंजिंग पहलू है उसमें दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें बिकने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जो आईबीसी के रूट में हैं, यानी उनके ऊपर पहले से बकाया कर्ज थे, वो नहीं चला पाई और उसके कारण वो डिफ़ॉल्ट हुई और उस डिफ़ॉल्ट में बैंकों को बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे कि हमने इस पैकेज में कुछ कंपनियों के बारे में उदाहरण देकर बताया है कि उन कंपनियों पर जितना कर्ज है उनकी तुलना में उनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही कम है। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी, उसकी एसेट्स, उसके पास कोल लिंकेज, उसके पास एक बाजार, ग्रिड पावर परचेज एग्रीमेंट, बिजली के कारोबार में उसके पास बाजार में सब कुछ है, पर वो कर्ज में दबी हुई थी, इसलिए वो बिक रही है। ये भारत के पावर सेक्टर का एक बड़ा उलटफेर है, बड़ा अपसेट है जो भारत के बिजली क्षेत्र में हो रहा है। शुभम, हमने 2010 और 11 के बाद पावर सेक्टर में बड़े निवेश देखे थे। शुरुआती दिनों में बैंकों का बहुत बड़ा एक्सपोजर पावर सेक्टर में था, कर्ज देने के तौर पर। जब मेगा पावर प्रोजेक्ट आए, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आए, जिसमें लैंको है, जिस पर अडानी और अंबानी सामने हैं, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में एक बार चर्चा भी की थी। अगर ये कंपनियां जो आईबीसी के रूट से बिक रही हैं, उनमें बैंकों को नुकसान हो रहा है, बैंकों को बड़े हेयरकट लेने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कंपनियां बेहतर ढंग से चल रही हैं, उनको सेल करने से भारत के बिजली बाजार में मोनोपोली बढ़ने की चुनौती है। यानी जो बड़े डीप पॉकेट बायर या इन्वेस्टर्स हैं, वो इन बिजली कंपनियों को खरीद रहे हैं और धीरे धीरे बिजली के बाजार में एक किस्म से, बिजली उत्पादन के बाजार में एक किस्म से मोनोपोली आएगी। तो एनटीपीसी सबसे बड़ी कंपनी है, उसने भी इस बाजार में, सरकारी कंपनी ने, उसने भी इस बाजार में हाथ डाला है और उसने भी 2 प्लांट खरीदे हैं, जिसका जिक्र हमने इस पैकेज में किया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के थर्मल पावर बाजार में काफ़ी सक्रियता दिखाई दे रही है। आमतौर पर आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले तक माना जाता था कि थर्मल पावर की डिमांड धीमे धीमे कम होगी, कोयले का आयात कम होगा, ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा निवेश होगा, कंपनियां वहां ज़्यादा आएंगी। पर जो ग्रीन एनर्जी में भी आगे खड़ी कंपनियां थी, जैसे अडानी और मुकेश अंबानी का अंबानी समूह, जिसने बिजली के नए संसाधनों में या जो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें निवेश किया था, वो कंपनियां भी अब वापस थर्मल सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं। कोयले से बनने वाली बिजली की जो बीमार कंपनियां या जो सस्ती कीमत पर मिल रही कंपनियां, उन्हें खरीद रही। और ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में टेक ओवर और मर्जर का सबसे बड़ा उलटफेर है, जिसे हमने एक पैकेज में समेटकर आपके सामने इस मनी सेंट्रल में पेश किया, ताकि आप समझ सकें कि बिजली के बाजार में हो क्या रहा है। चलिए, बिजली के बाजार से चलिए शेयर बाजार में। ब्लॉक डील से ठीक पहले शेयरों में बढ़ने वाली ट्रेडिंग अब सेबी की रडार पर है। रिपोर्ट की माने तो सेबी की तरफ से ऐसे सभी मामलों की जांच की जा रही है जिनमें ब्लॉक डील से पहले ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है। ब्लॉक डील के जरिए आप एक साथ 5 लाख हों या 5 करोड़ की कीमत के शेयर ट्रेड कर सकते हैं और इस तरह की डील के लिए एक्सचेंज से अनुमति मांगी जाती है। एक्सचेंज इस डील के लिए एक नई विंडो खोल कर देता है, जिससे आप खरीद फरोख्त की जाती है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि ब्लॉक डील से ठीक पहले शेयरों में ट्रेडिंग बढ़ जाती है। आशंका ये है कि जिन लोगों को ये पहले से जानकारी होती है कि इस कंपनी के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, वो पहले से पोजीशन बना लेते हैं और ऐसा करना गैर कानूनी है, इसको गलत माना जाता है। सेबी इसको इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत देखती है। सर, अचानक ये ब्लॉक डील पर सेबी का रडार पर आना ऐसा क्यों? 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं और भारत के शेयर बाजार की पारदर्शिता की दृष्टि से सेबी की सक्रियता काफ़ी ज़रूरी है। और हम उन संदर्भों को आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सब कुछ साफ़ सुथरा नहीं है, दाल में कुछ बड़ा काला है। 18 अगस्त को ब्लैकस्टोन सिंगापुर ने की जो एंटिटी है टोप्को पीटी, उसने करीब 79.5 मिलियन शेयर्स सोना कॉमस्टार के 4,000 करोड़ में बेचे और जो थर्ड पार्टी से खरीदने वाली थी वो 29.5 मिलियन शेयर्स का ऑर्डर लेके वहां पहले से खड़ी थी। और ये डील स्टॉक मार्केट खुलने से पहले हुई, यानी प्री ओपनिंग सेशन में ये डील हो गई। और यही अगर आप एनएसई के स्कैम के दौर की बात याद करें तो आपको याद होगा कि बहुत सारी डील्स स्टॉक मार्केट के पैरेलल होती थी और इसलिए सेबी को ये एक ही उदाहरण नहीं है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई कार्ड,
सोनाकॉम स्टार, BLW फोर्जिंग, जिस सोनाकॉम स्टार का नाम BLW फोर्जिंग है, IIFL फाइनेंस, डाबर। इसमें कुछ ऐसे ट्रेड्स हुए हैं जिनमें कई सारे ट्रेड्स स्टॉक मार्केट में नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को बाजार में सौदा करने से पहले ही कर लिए गए थे और ये बड़ी बल्क और ब्लॉक डील थी। इन्हें लेकर सेबी ने जांच और इंक्वायरी शुरू की है। उसमें एक और रहस्यमय बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस का नाम आ रहा है जो देश के दूर दराज हिस्सों में है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो काफ़ी अनाम से ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनके जरिए ये बड़ी बल्क डील या ब्लॉक डील आप कहें हो रही हैं। भारतीय शेयर बाजार में जब से तेज उतार चढ़ाव शुरू हुआ है तब से कई सारी ऐसी गतिविधियां निकलकर सामने आ रही हैं जिन पर सेबी के रडार पर है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि सेबी की जांच शुरू हुई है। इस मामले में छन कर खबरें बाहर आती रहेंगी, लेकिन आप निवेशक के तौर पर अगर आपको ये सूचना मिलती है कि कहीं कोई बल्क डील या ब्लॉक डील हो रही तो थोड़ा सतर्क रहें और जानकारी देने की कोशिश करें, क्योंकि बल्क डील और ब्लॉक डील के बारे में आप और हम छोटे निवेशकों को पता नहीं चल सकता, लेकिन लाखों शेयर कुछ मिनटों में एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाते हैं और उनकी कीमतों में कमी या बढ़ोतरी का नुकसान या फायदा बाद में बड़े निवेशक समुदाय को उठाना पड़ता है। और शायद सेबी अगर इस पूरी प्रक्रिया से जो चल रहा है इसे नसीहत लेगी तो हम आने वाले समय में शुभम ब्लॉक डील और बल्क डील के लिए नियमों में और बड़ा और सख्त बदलाव भी देखेंगे। आप बल्क डील और ब्लॉक डील के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ANPS में शो हमारा 80-90 पूरे 100 जो शो है उसको आप दे सकते हैं। उसके मनी ज्ञान में हमने इसमें डिटेल में बताया कैसे होती है डील, कौन करता है, कैसे बदले जाते हैं हाथ, कैसे शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, सब कुछ आप जान सकते हैं। खैर, अगली खबर, दुनिया भर में नेचुरल गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बाद घरेलू स्तर पर भी नेचुरल गैस के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट की माने तो घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली नेचुरल गैस की कीमतों के फॉर्मूले को बदलने पर विचार हो रहा है और इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। कमेटी को इस महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। सर, तय है रिव्यू के बाद गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी? अगर आप बाजार की परिस्थिति देखें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें देखें, भारत के बाजार से उसकी तुलना करें तो ये पूरी कमेटी सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। भारत में गैस की कीमत साल में 2 बार रिव्यू होती है। अगर जो कमेटी फैसला लेगी वो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा ऐसा माना जा रहा है, तो अगले 1 ही 2 हफ्ते में हो सकता है भारत में CNG, PNG और बाकी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो। उसकी वजह यह है कि जो इससे पहले गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी उस समय भारत में कीमत को $6.13 MBTU कर दिया गया था, बढ़ाया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूदा कीमत से करीब $3 से $3.5 कम है। हम लगातार गैस की कीमतों पर चर्चा कर रहे हैं। $9 से $10 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें घूम रही हैं। तो भारत की जो प्रमुख कंपनियां हैं जो भारत में गैस बेचती हैं या गैस की सप्लाई करती हैं, वो लगातार इस बात का दबाव बना रही हैं कि भारत में भी गैस की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैरिटी लाई जाए। भारत के गैस बाजार में कीमतें पेट्रोल डीजल की तरह बार बार नहीं बदलती, उनके लिए कमेटी बनाई जाती है, वो रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद वो फैसला करती है, तब कीमतों में बढ़ोतरी या कमी होती है। इसकी वजह यह है कि भारत में गैस की खपत आम लोगों से ज़्यादा फर्टिलाइजर कंपनियों में है। 50% इंपोर्टेड LNG जो है वो फर्टिलाइजर कंपनियों के पास जाती है। इसके अलावा पावर सेक्टर में भारत में गैस जाती है, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसको हम PNG कहते हैं, उसमें जाती है। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स कंपनियों के पास भी है। तो भारत में चूंकि वो क्षेत्र जो सब्सिडी से आमतौर पर प्रभावित हैं, जिन पर सब्सिडी दी जाती है, वो गैस के बड़े ग्राहक हैं, तो सरकारें गैस की कीमतों को उस तरह से नहीं बढ़ने देती जैसे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार से बढ़ती हैं। मौजूदा परिस्थिति में कीमतों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बढ़ी हुई है। उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, उस बढ़ोतरी का कितना असर हमारी आपकी जेब पर आएगा, 2 जगह असर आ सकता है। CNG और PNG की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, जो कि जो पब्लिक कंजम्पशन के फ्यूल या ईंधन है, एक रसोई गैस है और एक वाहन की गैस है। हाँ, बिजली कंपनियों और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिलने वाली गैस के लिए कोई अलग स्लैब तय किया जाएगा या उन्हें महंगी गैस मिलेगी तो सरकार उस पर सब्सिडी का बोझ उठाएगी, ये बात हमें इस कमेटी की समीक्षा से दिखाई देगी। लेकिन जो अभी परिस्थिति दिख रही है उसमें गैस महंगी हो सकती है, तो आपको अपनी जेब मजबूत रखने की तैयारी करनी चाहिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मंगलवार को भारत की यात्रा पर थी। उनकी इस यात्रा के बाद कई तरह के समझौतों की बात एक बार चर्चा में है। एक अहम मुद्दा बांग्लादेश को बिजली निर्यात का भी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक अदानी पावर के झारखंड प्लांट से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात शुरू हो जाएगा। सर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की यात्रा की मुख्य वजह अगर देखें तो क्या यही बिजली संकट का समाधान था?
हाँ, प्रत्यक्ष रूप से हमें ये लगता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बाकी कई सारी चीज़ें पहले से चर्चा में है, पानी को लेकर या व्यापार को लेकर, पर भारत और बांग्लादेश के व्यापार में बैलेंस भारत के पक्ष में है। भारत बड़ा निर्यात करता है, बांग्लादेश छोटी अर्थव्यवस्था है, आयात करता है। ये पूरी की पूरी यात्रा ये माना जा रहा है, और सरकार के हलकों में और हमारे सूत्रों की तरफ से भी ये जानकारी हमको मिल रही है कि पूरी यात्रा बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत इसलिए आई थी क्यों बिजली का गंभीर संकट है। जो लोग मनी सेंट्रल नियमित रूप से देख रहे हैं उन्हें बांग्लादेश के बिजली संकट के बारे में बताते रहे कि बांग्लादेश में बिजली के प्लांट्स बंद हैं, पेट्रोल डीजल की कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण वहाँ बिजली के संयंत्र बंद करने पड़ रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और चूंकि बांग्लादेश बहुत छोटे बेस की अर्थव्यवस्था है, टेक्सटाइल के निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था है, तो बिजली के बिना बांग्लादेश की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इसलिए कल जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला तात्कालिक तौर पर बांग्लादेश के संदर्भ में हुआ है वो भारत से बिजली के निर्यात का है, जो बांग्लादेश को किया जाएगा। गौतम अडानी ने और अडानी समूह ने अपनी आधिकारिक घोषणा में इस बात की तरफ इशारा भी किया और संकेत किया है कि गोड्डा में जो 1.6 गीगावाट का थर्मल पावर प्लांट अडानी जल्द ही कमीशन करने वाले हैं, उसके जरिए बिजली का निर्यात बांग्लादेश को किया जाएगा और ये काम दिसंबर से शुरू हो जाएगा। यानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अगर भारत की यात्रा पर आई तो कम से कम बांग्लादेश की बिजली समस्या का समाधान वो यहाँ से लेकर गई हैं। और ये अपने तरीके का पहला बड़ा निर्यात होगा जो भारत से किसी थर्मल पावर का, जो भारत से किसी पड़ोसी देश को किया जाएगा। ये कल के की समझौतों की चर्चाओं का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जो फैसला हुआ। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, बिजली दरों को ठीक करने, पानी के बंटवारे को लेकर बिजली पर तो समझौता हो गया, पानी के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जो बयान है उस हिसाब से 1600 मेगावाट का गोडा पावर प्लांट है जो बांग्लादेश के विजय दिवस से यानी 16 दिसंबर से बांग्लादेश को बिजली देना शुरू करेगा। इस साल 16 दिसंबर से अडानी के पावर प्लांट की बिजली बांग्लादेश को पहुंचने लगेगी। सर, एक चर्चा कुछ नए व्यापार मार्ग को लेकर भी थी, क्या है ये? हाँ, एक चर्चा और हुई जिस पर इसका कोविड के लॉकडाउन से पहले इस व्यापार मार्ग पर एक परीक्षण हो चुका है। भारत की कोशिश थी कि बांग्लादेश अपने 2 बंदरगाह मोंगला और चट्टोग्राम, जिसको चटगांव पहले कहते थे, वहां से एक ट्रांजिट हब दे भारत को, जिसमें कि कलकत्ता से भारत के जहाज या शिप अपना सामान लेकर इनके जरिए नॉर्थ ईस्ट के जो असम के निचले हिस्से हैं वहां सामान पहुंचा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी कोलकाता से जो असम जाने वाला ट्रैफिक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाता है, जिसको चिकन नेक एरिया कहते हैं, और पूरा बंगाल क्रॉस करके जाता है, उसे सामान ले जाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, बल्कि 16 घंटे तक लगते हैं। और जो परीक्षण किया गया था उस परीक्षण के हिसाब से माना गया था कि अगर ये रूट खुल जाता है जिसमें कि कोलकाता से चटगांव और मोंगला होते हुए असम के निचले हिस्सों तक अगर सामान पहुंचाया जा सकता है तो उसमें से 5 से 6 घंटे का समय लगेगा और लागत भी बचेगी। तो कल इस बात के संकेत मिले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस बात की सहमति बनी है कि चटगांव और मोंगला बंदरगाहों को नॉर्थ ईस्ट में सामान पहुंचाने के लिए ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस पर परीक्षण हो चुका है। शिपिंग कंपनियों में बहुत उत्साह नहीं दिखा क्योंकि इधर से माल तो उन्हें ले जाने के लिए मिलता है, पर वापसी में नॉर्थ ईस्ट से आने वाले सामान का फ्रेट उन्हें नहीं मिलता और बांग्लादेश से आगे सामान का फ्रेट नहीं मिलता। लेकिन फिर एक बार ये चर्चा में आया है कि ये ट्रेड रूट खोला जाएगा और ये नया कॉरिडोर बनाया जाएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट तक लेकर जाएगा। ये भारत और बांग्लादेश के बीच कल चर्चाओं का हिस्सा था। हाल के दिनों में क्रूड ऑयल बाजार में कई घटनाक्रम हुए जिसका असर कच्चे तेल के भाव पर देखा जा रहा है। पहले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने रोजाना उत्पादन में कटौती का फैसला किया और अब सऊदी अरब ने एशिया के लिए कच्चे तेल के भाव में भारी कटौती की है। सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने एशिया के लिए भाव प्रति बैरल $3.94 घटा दिया। लगभग 4 महीने में ये पहली कटौती है। इस फैसले की वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिलहाल $52 प्रति बैरल के करीब है और WTI क्रूड भी $86 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, अरामको ने अचानक ये फैसला क्यों लिया कच्चे तेल की कीमतों में कटौती का? क्योंकि पूरा अरब तो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखा जा सके। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम था बाजार में और ये ठीक उसके अगले दिन हुआ जिस दिन ओपेक ने कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट में कटौती का फैसला लिया था। हालांकि कटौती बहुत सांकेतिक सी थी, कोई बहुत बड़ा कट नहीं था और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस है। तेल बाजार के हमारे सूत्र बता रहे हैं या जो जानकारी वहां से मिल रही है, चूंकि रूस को ये पता है कि दिसंबर से ऑयल प्राइसिंग पे
पे कैप ज़रूर आ जाएगी, यानी यूरोप के देश रूस को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो सस्ता तेल बाजार में एक सीमा से अधिक तेल की कीमतें ना तय कर सके। और इसलिए बाजार में इस बात की पूरी चर्चा और संभावना है कि रूस ने एशिया के बाजारों में खास तौर पर अपने कच्चे तेल की आपूर्ति तेजी से बढ़ाई है। इस पर भी हम मनी सेंट्रल में चर्चा करते हैं। हमने बताया कि अगस्त में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है रूस से कच्चे तेल का, एशिया के बाजारों को रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, और वो निर्यात सऊदी अरब जो कि ओपेक की सबसे बड़ी तेल अर्थव्यवस्था है उसकी मांग के लिए चुनौती बन रहा है। तो एशिया के बाजार में जो एशिया पारंपरिक बाजार है ओपेक देशों का, वहां अब रूस का कच्चा तेल प्रतिबंध से पहले बड़ी मात्रा में पहुंचना शुरू हो गया है। दूसरा एक और नया फैक्टर इराक की तरफ से डिस्काउंटेड तेल के बाजार में आने का है। जैसे हमने बताया कि भारत के की आयात सूची में इराक अचानक पहले नंबर पर पहुंच गया, क्योंकि इराक रशिया से भी सस्ती कीमत पर कच्चा तेल दे रहा है। तो ये एक किस्म की प्रतिस्पर्धा बाजार को न खोने के लिए शुरू हुई है, जो हमें ओपेक देशों के बीच दिखाई देती है। और इसीलिए अरामको ने सरप्राइज किया कि अरामको ने जो कि करीब करीब जो अरब लाइट क्रूड और ओमान दुबई का जो एवरेज पर बैरल रेट है जो $10 से ऊपर निकल गया था, उसमें बड़ी कटौती की है। कच्चा तेल सस्ता करने के लिए अक्टूबर के रेट्स में ये कटौती की गई है। ये पूरा घटनाक्रम हमें तेल बाजार में फिर एक नए किस्म की उठापटक की तरफ का इशारा करता है, और ओपेक और अरब देशों के बीच तेल बाजार में अपने तेल की आपूर्ति को लेकर शुरू हुई एक नई खींचतान का भी संकेत यहां से हमें मिलता है। इस बीच चीन में कोरोना के नए लॉकडाउन की वजह से रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने चीन के ग्रोथ का अनुमान एक बार फिर घटाया। नोमुरा ने अब चीन की ग्रोथ 2.7% रहने का अनुमान लगाया। इससे पहले अगस्त में घटाकर 2.8% किया था। ये दूसरी बार अनुमान में कटौती की है। सर, क्या इसकी वजह से आपको लगता है कि चीन क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्रोथ अनुमान में कटौती, आपको लगता है कच्चे तेल के भाव $90 के नीचे भी आ सकते हैं? कोशिश दबाव कीमतों पर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी जब हम कीमतें चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो कच्चे तेल की कीमत करीब इस समय ब्रेंट 91-45 के आसपास, $91.5 पर बैरल के आसपास है। तेल पर दो तरीके के दबाव हैं। सडनली तेल का बाजार, जैसे हम बार बार कहते हैं कि तेल का बाजार बहुत तेजी से बदलता, बहुत वोलेटाइल बाजार है। अचानक शॉर्ट टर्म सप्लाई बाजार में रशिया की तरफ से छोड़े जाने से, इससे पहले कि पूरा प्रतिबंध लगे, बाजार में ओवर सप्लाई की सिचुएशन दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ चीन के इकोनॉमिक आंकड़े या डेटा, चाहे वो ग्रोथ का आंकड़ा हो या ट्रेड का आंकड़ा हो, अच्छा नहीं आया। यानी माना जा रहा है कि चीन में बाजार में मांग में कमी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी गहरा रही है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल अचानक पिछले 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर तेल की मांग को लेकर एक किस्म का नेगेटिव सेंटीमेंट बना है, और अगर आप बाजार की भाषा में कहें तो एक बेयर सेंटीमेंट बना है $100 की कीमतों के प्रोजेक्शंस के अगेंस्ट। और इसलिए दबाव ये है, अब देखना है कि बाजार में बाकी सप्लायर कैसे बिहेव करते हैं। और मुझे लगता है इसका एक रिस्क हमें दिखाई दे रहा है कि अगर तेल की कीमतें $90 से नीचे जाती हैं शुभम, तो फिर ओपेक अपनी अगली मीटिंग में बड़ा प्रोडक्शन का बड़ा कट नीचे ला सकता है, क्योंकि अरब देश या ओपेक देश फिलहाल तेल की कीमतों को $90 से नीचे जाने देने पर राजी नहीं होंगे, जब तक कि दुनिया में कोई बड़ी मंदी की संभावना ना दिखाई दे, क्योंकि दुनिया के तेल बाजार में काफ़ी उथल पुथल है इस समय। रूस की गैस कंपनी गैसप्रॉम ने कहा है कि चीन को बेची जाने वाली गैस का भुगतान चीन की करेंसी युआन में लिया जाएगा। अभी तक गैसप्रॉम अपनी गैस का अधिकतर भुगतान डॉलर में लेती थी, लेकिन डॉलर पर निर्भरता कम करने और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों की मार से बचने के लिए गैसप्रॉम ने डॉलर की जगह युआन में भुगतान लेने का फैसला किया है। रूस के साथ व्यापार के लिए भारत ने भी रूसी करेंसी रूबल और भारत करेंसी रुपए में ट्रेड का फैसला किया, लेकिन कई भारतीय बैंक रुपए रूबल के ट्रेड को फाइनेंस करने से परहेज कर रहे हैं। सर, काफ़ी लंबा समय हो गया ये रुपी रूबल ट्रेड पर बात होते होते, परवान क्यों नहीं चल रही है ये बातचीत? जब हम लोग आज चर्चा करें तो इसी सप्ताह शायद रिजर्व बैंक ने इस पूरे मामले पर फिर मीटिंग बुलाई है बैंकों की और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की। सीधा सा बैंकों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि अगर उन्होंने रूपी रूबल ट्रेड के लिए वस्त्रो अकाउंट, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं, अगर उन्हें खोला और भारत के कारोबारियों को रूपी और रूबल में ट्रेड करने के लिए कहा, तो उन्हें अमेरिका के सैंक्शन से कौन बचाएगा? और इस बात की गारंटी ना तो रिजर्व बैंक उन्हें दे पा रहा है और ना वित्त मंत्रालय दे पा रहा है कि कल अगर उनके कारोबार बंद हो गए या जिन
जिन देशों में वो काम कर रहे हैं वहाँ उनके कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये सारी की सारी डील्स भारत से बाहर होनी है, भारत के से अलग किसी दूसरे देश में होनी है। और वहाँ प्रतिबंध लगा और उनके कारोबार पर असर पड़ा तो फिर उनके लिए आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत की सरकार की तरफ से या रिजर्व बैंक की तरफ से रूपी रूबल ट्रेड को, रुपए और रूबल में ट्रेड को लेकर काफ़ी उत्साह तो दिखाया जा रहा है, पर भारतीय बैंकों में और खासतौर से निजी बैंकों में जो कि बड़ा ट्रेड संभालते हैं उन्हें ये भरोसा नहीं है कि यदि अमेरिका के प्रतिबंध उनके ऊपर आए तो सरकार उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। और यही वजह है कि रूपी रूबल ट्रेड सिर्फ चर्चाओं में है, ज़मीन पर भी नहीं उतरा है। सर, गैस की बात बिना यूरोप के पूरी नहीं हो सकती। हम हर चर्चा में यूरोप का डिस्कशन जरूर करते हैं। वहां अचानक बहुत सारी सब्सिडी दी जाने लगी है बिजली को लेकर, क्या असर होगा इसका? दो बड़े घटनाक्रम गैस बाजार के संदर्भ से हमारे सामने आए जिन पर हमारे लिए चर्चा करना ज़रूरी है। एक तो वहाँ गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ी और यूरोप की हर बड़ी अर्थव्यवस्था ने, हर बड़े देश ने अपने यहाँ अब बिजली की कीमतें कम करने के लिए परोक्ष रूप से सब्सिडी देना शुरू किया। कल जब ब्रिटेन में नई सरकार आई, नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस, तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम जो बिजली की महंगाई है, एनर्जी बिल से उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे, उस पर सब्सिडी देंगे। उन्होंने घोषणा भी की, जर्मनी ने भी किया, बुल्गारिया ने भी किया, फ्रांस ने भी किया। इससे पूरा का पूरा जो फिनेंशियल मार्केट है यूरोप का, जहां से यूरोप की बिजली कंपनियों को पैसा मिलता है, वो सब बुरी तरह लड़खड़ा गया है। हमने यूरोप की बिजली कंपनियों के लिए पिछले 6 महीनों में गैस की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखा है $60 से लेकर $10 के बीच में। उन्हें कहीं कुछ देशों में अपनी बिजली दरें बढ़ाने की छूट मिल रही है और कुछ जगह बिजली दरें बढ़ाने की छूट नहीं मिल रही। उनकी बैलेंस शीट पर भारी दबाव भी है और यही स्पष्टता नहीं है कि सब्सिडी के ढांचे कैसे काम करेंगे। और इसलिए कई सारे बाजारों में बिजली कंपनियों के बॉन्ड और डेरिवेटिव्स पर मार्जिन कॉल्स का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। पूरे यूरोपियन यूनियन की बड़ी बिजली कंपनियां इस समय इस संकट से जूझ रही हैं कि उनके बॉन्ड्स जो बाजार में लिस्टेड हैं वो पे कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, उन्हें नए कर्ज मिलेंगे तो वो किस कीमत पर मिलेंगे, और जो गैस की कीमत का घाटा, गैस की कीमत बढ़ने के कारण बिजली दरों का घाटा हो रहा है, वो उनकी बैलेंस शीट को कैसे प्रभावित करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर मनी सेंट्रल में हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी और हम आपको बताएंगे कि यूरोपियन बाजार में बिजली कंपनियों के साथ आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। मनी सेंट्रल जब शुरू किया था तो इतनी ही खबरें लेकर आए थे, लेकिन सर चलते चलते अभी अभी एक और खबर आई है। खबर ये है कि एक डील हुई थी, वो डील ये थी यूएन की तरफ से कि ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन बहुत सारा फूड, अनाज, फर्टिलाइजर इनको सप्लाई करेगा अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जो ज़रूरतमंद हैं। पुतिन ने ये आरोप लगाया है कि भाई ये डील अब दोबारा रीनेगोशिएट होगी क्योंकि उनके नाम पर ये जो सप्लाई थी टर्की और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज को की जा रही है। क्या आपको लगता है रीनेगोशिएशन में जाएगी ये डील, और गई तो क्या असर होंगे इसके? हाँ, ये चलते चलते महत्वपूर्ण खबर है जिसके कारण हमको एक और दूसरी खबर छोड़नी पड़ी जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। हम जिन यूरोपियन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आंकड़ा हमारे सामने आ गया है। करीब $1.5 ट्रिलियन का डेरिवेटिव मार्केट है जहाँ पर यूरोपियन एनर्जी कंपनियों की मार्जिन कॉल्स फंसी हुई हैं। पुतिन का ये नया पैतरा दुनिया के खाद्य बाजारों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जो डील हुई थी इसमें यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ भागीदार था। ये माना गया था कि अगर रूसी सेना अपना दबाव हटा लेती है और ब्लैक सी में यूक्रेन के जो बंदरगाह वो खोल दिए जाते हैं तो यूक्रेन का अनाज अरब देशों के पास से अफ्रीकी देशों के पास और दुनिया के बाज़ारों में पहुंचेगा। और शुभम, जैसे ही ये व्यवस्था शुरू हुई थी हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में गिरावट भी देखी थी। उसके साथ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स भी शुरू किए गए थे। अब पुतिन ने यह कहा है कि रूस को इस पूरी डील में धोखा दिया गया। यह अनाज उन देशों को नहीं गया, खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं गया, बल्कि यूरोपियन यूनियन चला गया। दरअसल अब एक नया दौर G7 देशों, नाटो और पुतिन के बीच रस्साकशी का शुरू हो रहा है और जिसका यह पहला संकेत है। पहली चीज़, दिसंबर से शायद रूस के तेल के ऊपर प्रतिबंध आ जाएंगे। बीमा कंपनियां रूस की शिपिंग लाइंस को कवर देना बंद कर देंगी और उसके जवाब में शायद पुतिन ने यह दबाव बनाया है। अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिर में इस खबर को शामिल कर रहे हैं। अगर पुतिन वापस यूक्रेन के सी पोर्ट से ये निर्यात रोक देते हैं, अनाज का या बाकी चीज़ों का निर्यात रोक देते हैं, तो फिर इसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतों पर दिखाई देगा, यानी खाद्य उत्पादों की महंगाई का खतरा फिर लौट सकता है। चलिए, तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। कल फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे। नमस्कार।